माय होम इंडिया के 12वें वन इंडिया अवार्ड के कार्यक्रम में इस खचाखच भरे हुए सभागार में उपस्थित हमारे आज के उत्सव मूर्ति आदरणीय तेची गुबिन जी और अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र, और सिर्फ एक फोन कॉल पर जैसे उनको कहा कि आपको आना है, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी और आज आपके सामने उपस्थित है। देखिए मोदी सरकार में कैसे नौजवान मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे पेमा खांडू जी। इस कार्यक्रम में वास्तविक में हमने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को आमंत्रित किया था। इनिशियली तो उन्होंने स्वीकृति दी थी, लेकिन आप सब लोग जानते हैं उनकी व्यस्तता को। 2.5 साल में गद्दारों ने महाराष्ट्र में जो गंदगी फैला के रखी है, उसकी साफ सफाई करके पहले 5 वर्ष जो महाराष्ट्र के नवनिर्माण का वो काम कर रहे थे, उसको और तेजी से बढ़ाना है। साथ में G20 के कार्यक्रम भी है। तो उन्होंने बहुत विनयता से मुझे कहा कि सुनील, मुझे संभव नहीं होगा, तुम बहुत जोर दोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं देवेंद्र जी, आप अपने काम में लगे रहिए, हमें आप पर अभिमान है। तो देवेंद्र जी नहीं आ सके, तो हमने सोचा कि ऐसा ही कोई एक व्यक्ति आए कि जो इस संगठन को भी समझता है और उतनी योग्यता भी रखता है। तो हमारे आशीष चौहान जी आज यहाँ पर उपस्थित है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। अनुराधा पौडवाल जी आने वाली है, वो मुंबई में नहीं है, फ्लाइट से आ रही है, डायरेक्ट इस कार्यक्रम में आप आएंगी। और हमारे मंच पर अखिल भारतीय अध्यक्ष माय होम इंडिया के डॉक्टर हरीश शेट्टी जी बैठे हैं। और अनुराधा जी आने तक उनकी कुर्सी पर मारियोडा पासवेट, जो मेघालय की है, जयंतिया जनजाति की है, आसाम की बहू है और माय होम इंडिया की मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो यहाँ पर बैठी हुई है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह कार्यक्रम है और हम सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जब भी नाम निकलता है तब एक घटना सबको याद आती है कि 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने बोमडिला में प्रवेश करके वहां पर तिरंगा झंडा उखाड़कर फेंक दिया और उनका ड्रैगन बिठा दिया। उनकी सेना के कुछ लोग तेजपुर में दिखाई दिए, असम के तेजपुर में। तब असम के लोगों ने फोन करके उस जमाने में 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी, कहे कि चीन की सेना आई है, हमें बचाइए। तब देश के प्रधानमंत्री रेडियो से मैसेज देते हैं कि असम के लोगों ने भूतकाल में बड़ी संकटों का सामना किया है, वर्तमान में वो कर रहे हैं, भविष्य में भी उनको करना पड़ने वाला है। माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है देश की जनता का कि प्रधानमंत्री उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मेरा हृदय आप लोगों के साथ है, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। रक्षा मंत्री उनके थे कृष्ण मेनन, जिनका यह विचार था कि हम अगर किसी से युद्ध करने वाले नहीं है, हम किसी पर आक्रमण करने वाले नहीं है, तो हम पर कोई क्यों आक्रमण करेगा, तो फिर हमें शस्त्रास्त्र निर्मित की आवश्यकता क्या है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में इस देश के अंदर कॉफी के डिकॉक्शन के फिल्टर्स बनाने का काम कृष्ण मेनन ने किया था। उस समय चाइना का हमला हुआ जब दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर लाल भाइयों ने उनके हमला कर दिया था। और इस देश के अंदर जो कम्युनिस्ट है, देशद्रोही है, वो चिल्लाने लगे मुक्ति सेना आई, मुक्ति सेना आई, और खुश हो गए। और देरी से ही क्यों न हो, लेकिन अगर भारतीय सेना अगर अरुणाचल की तरफ कूच करेगी तो वो जा न पाए, हथियार न पहुंचे, वहां पर खाना पीना न पहुंचे, सैनिक न पहुंचे, इसलिए सारे रेलवे यूनियंस जो कम्युनिस्टों के थी उन्होंने हड़ताल कर दी। इससे बड़े गद्दार और कौन हो सकते इस देश के अंदर। यह 62 की घटना है। लेकिन साथियों, आप लोगों को पता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संभालना शुरू किया तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डोकलाम में चाइना ने 2017 में इसी प्रकार की गुस्ताखी करने की कोशिश की। और उस समय जो मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया,
मेरी जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तब मैंने उनको मेरे मन की बात कही। मैंने कहा, मोदी जी, जब वो घटना घटी तब सारी दुनिया की नजर भारत की तरफ हो गई कि भारत चाइना से मुकाबला करने की हिम्मत रख रहा है, मतलब भारत में दम है, हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए। और 2017 के बाद में सारा सिनेरियो बदला है। मोदी जी ने जब इंटरव्यू दिया था आज तक को, उनको पूछा आपकी विदेश नीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा था, न हम किसी को आंख दिखाएंगे, न हम किसी के सामने आंख झुकाएंगे, हम सामने वाले के आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत रखेंगे, करके दिखाएंगे। और यही गलती चाइना ने फिर एक बार की। आप सब लोगों को याद है, 9 दिसंबर के दिन उन्होंने तवांग के अंदर घुसने का प्रयास किया, और वो वीडियो तो आप सब लोगों ने वायरल किया है, देखा है, किस तरह से लाठियों से पीट पीट कर चीन के लोगों को खदेड़ कर वापस भेज दिया। तब पेमा खांडू जी, आप सारी दुनिया में प्रसिद्ध इसलिए हो गए कि आपने मीडिया के सामने आकर बताया कि चीन को यह मालूम होना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है, ये पंडित नेहरू का भारत अब बचा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। हिमाकत मत करना, करारा जवाब दिया जाएगा। और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 1 इंच भूमि भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अरुणाचल की। और आज पेमा खांडू जी, सारी मुंबई की जनता के ये प्रतिनिधि, इनको मैं आह्वान करता हूं, ये सब खड़े रहे और आपको भरोसा दे कि अरुणाचल के साथ इस पश्चिम के तट से लेकर सारा भारत आपके साथ खड़ा है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप सब खड़े रहकर पेमा खांडू जी को भारत माता की जय की घोषणाओं के साथ आश्वस्त कीजिए। भारत माता की, भारत माता जी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्थान ग्रहण कीजिए। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने जब तेची गुबिन जी को अवार्ड देना तय किया, ये लगभग 2 महीना पहले, क्योंकि आप अभी तेची गुबिन जी के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट जाती है, वहां 3-4 दिन रहती है, उसके सारे अंगों का अभ्यास करती है, क्या क्या काम उस व्यक्ति ने किया है जिसको हम अवार्ड देने वाले हैं, और उसको शूटिंग करके अच्छा स्क्रिप्ट लिखकर, हमारे अभी जो कंपेयरिंग कर रहे मंदार खराड़े जी और ओम प्रकाश तिवारी जी जो मानव पद्य लिखते हैं, हर बार हम लोग मानव पत्र नहीं देते, मानव पद्य लिखते हैं, वो वहां जाकर आते हैं। हमने 2 महीना पहले तय किया कि इनको हम 1 इंडिया अवार्ड देंगे, हमारी कमिटी ने तय किया। तब हमें कहां पता था कि 9 दिसंबर को चाइना ये गुस्ताखी करने वाला है। इनको अवार्ड देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है पता है आपको? तेची गुबिन ये व्यक्ति है जिन्होंने अरुणाचल की तिब्बत के साथ सीमा, भैया हम तो चाइना की सीमा बोलेंगे नहीं, वो तिब्बत की सीमा है, और तिब्बत को भी चाइना ने जबरदस्ती डकार के रखा हुआ है। और वहां पर जो सीमा है, उस सीमा में उन्होंने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा का नाम सीमांत दर्शन यात्रा। उस सीमांत दर्शन यात्रा में जाना ये कोई आसान बात नहीं है। पैदल जाना पड़ता है, 3-3 दिन चलना पड़ता है, तब एक गांव आता है। 3 दिन चलने के बाद एक गांव आएगा, उसके बाद में और 2 दिन चलिएगा तो दूसरा गांव आएगा, और वहां से सामने तिब्बत की सेना, जहां चीनी सैनिक बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में 100 से ज्यादा अरुणाचल के युवाओं को एकत्रित करके तेची गुबिन जी लेकर गए थे, और उन्होंने वहां के सारी परिस्थिति को लिखित स्वरूप में राज्यपाल महोदय को, सेना को, सबको निवेदन दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जहां पर चेक पोस्ट नहीं थे वहां पर सब पोस्ट बिठाए गए और सुरक्षा इंश्योर की गई। बहुत मुश्किल टेरेन है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना मुश्किल टेरेन है। उसी के साथ साथ और एक बहुत बड़ा खतरा अरुणाचल प्रदेश को है, और वो है मतांतरण का। एक समय था जब अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने मतांतरण के विरोध में बिल पास किया था। तब वो सरकार कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन को बैन किया था। मध्य प्रदेश में रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार थी। ओडिशा में रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करने का बिल पास करने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब से इटालियन लोगों के हाथ में कांग्रेस की पूरी बागडोर गई है, तब
ये सारे जगह पर इनकी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी इनके 10 साल के राज में, मनमोहन सिंह जी के। और ऐसी परिस्थिति में वहां पर स्वधर्म की रक्षा एक अहम मुद्दा था, और जिसको हम जनजातीय कल्याण आश्रम कहते हैं, पूर्व में जिसको हम वनवासी कल्याण आश्रम कहते थे, उस जनजातीय कल्याण आश्रम का अरुणाचल प्रदेश का जो रूप है वो अरुणाचल विकास परिषद है, और उस अरुणाचल विकास परिषद के तेची गुबिन जी अध्यक्ष है। इसका मतलब आज अगर उनका स्वधर्म, उनकी स्वसंस्कृति अरुणाचल के 45 से अधिक जनजातियों की अगर सुरक्षित है, तो वहां पर जिस तरह से वहां की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रही है, किसी की अंदर या बाहर से होने वाली बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगी, उसी तरह से सामाजिक तौर पर अगर कोई मतांतरण करने का प्रयास करता है तो अरुणाचल विकास परिषद है जो इंश्योर करता है कि वहां रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो। इसलिए रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने वाला व्यक्ति अगर वहां पर कोई है तो हमारे तेची गुबिन जी है। इनके ऊपर मैं और इसलिए अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्री हम इनके ऊपर देखेंगे, वो स्वयं भी हमको बोलेंगे, पेमा खांडू जी भी उनके बारे में बताएंगे क्योंकि उनके ही राज्य के हैं। और इसलिए मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा। 9 दिसंबर को माय होम इंडिया ने 17 साल पूरे किए। यह संगठन 17 साल पुराना हुआ। आप कल्पना कीजिए, 17 साल पहले की बातें याद कीजिए, किस तरह से देश भर में पूर्वोत्तर के लोगों को चेहरे के अलगाव से ह्यूमिलिएट किया जाता था। चाहे ताजमहल का दर्शन करने के लिए कोई गया है तो उसको विदेशी की लाइन में खड़ा करके 500 रुपए का टिकट उस जमाने में देना पड़ता था, जब भारतवासियों को 50 रुपए में ताज देखने को मिलता था, क्योंकि आप लोग इंडियंस नहीं हो, चेहरे के अलगाव के कारण। नागालैंड की फुटबॉल की टीम को पासपोर्ट और वीसा पूछा गया था कि आप लोग हिंदुस्तानी नहीं हो। कॉलेज एडमिशंस में उनके साथ होने वाली घटनाएं, ऑटो रिक्शा वाला हो, रेलवे का टीटी हो, और फिर वो घटना अरुणाचल के बच्चे की कैसे अरुणाचल भूलेगा कि जिसमें लाजपत नगर मार्केट में नीदो तानिया नाम का एक अरुणाचल प्रदेश का लड़का, जिसका हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, उसको देखकर वहां पर 4 लड़के थे, अधिकतर मुसलमान थे, और उन्होंने उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी। वहां पर केवल बातों में झगड़ा हो गया तो उसको मार डाला वहां पर। उस समय जंतर मंतर पे सारे नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस धरने के लिए बैठे। मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, वो धरने पर जाकर बैठे। मुख्यमंत्री थे, धरने पर जाकर बैठे। राहुल गांधी गए, धरने पर जाकर बैठे। जिनके पास देश की बागडोर थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अरुणाचल के बच्चे को मार डाला गया चेहरे के अलगाव के कारण। जिनको इसके ऊपर एक्शन लेनी थी वो धरने पर बैठ गए। और उस समय नरेंद्र मोदी जी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन डिक्लेयर हो चुके थे। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से मिलने के लिए। हमने कहा आप धरने पर नहीं जाएंगे, बच्चे आपको मिलने के लिए आएंगे। और गुजरात भवन में माय होम इंडिया के माध्यम से सारे बच्चों को हम लेकर गए और नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा उनके साथ सुसंवाद किया। उन्होंने एश्योर किया कि इस देश में परिवर्तन होगा और आपके साथ घटने वाली घटनाएं नहीं होगी, इसका मैं आपको वादा करता हूं। और आप याद करके देखिए, 2014 के बाद में आप याद करके देखिए, गूगल करके देखिए, कहां वो घटनाएं गई जिसमें आत्महत्या करनी पड़ती थी, भगा दिया जाता था, हत्या होती थी। मास एक्सोडस, एक बार तो आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भागकर चले गए थे, गाड़ियां ट्रेन भर भर के। हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन पर हाथ जोड़कर, आप मत जाओ, अफवाह है, वापस चले जाओ, घर जाने की आवश्यकता नहीं। सब बोले नहीं, एक बार तो हम जाकर ही आएंगे। ये सारा रुक गया मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को समस्या नहीं समझा। उन्होंने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को समस्या नहीं समझा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझा, एक ऐसा स्थान समझा कि जहां पर बहुत विकास हो सकता है। वहां पर अगर आतंकवाद है तो उसका कारण यह है कि उसकी तरफ विकास की नजर से किसी ने देखा नहीं। कांग्रेस ने हमेशा चेक से पैसे भेजे और कैश विड्रॉ करने का एक एटीएम था। नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक एटीएम था कांग्रेस के लोगों के लिए और दलालों के लिए पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन
जिसको सेवन सिस्टर्स बोलते थे, उसके लिए अलग मंत्रालय अटल जी ने बनाया, 10% फंड्स इंश्योर किए, नॉन लैप्सेबल कर दिए, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई, और जिसका लाभ पूर्वोत्तर भारत को इसलिए हुआ क्योंकि 50% आबादी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल्स की है, जिसके लिए मंत्रालय नहीं था, अटल जी ने बनाया। और सबसे बड़ा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का उनका जो स्वर्ण चतुर्भुज का जो हाईवेज का प्रोजेक्ट था, उसका उद्घाटन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से किया। पहली बार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक अटल जी ने करना शुरू किया। वहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बताई कि आप ईस्ट के देशों को डेवलप करो, उसके साथ अपने रिश्ते बनाओ, हाईवेज बनाओ, बॉर्डर खोलो, विकास होगा। लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह जी आए और वो लुक ईस्ट करते रहे, देखते रह गए। 10 साल देखते रह गए, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। उनको पूछा क्या हो रहा है, बोले लुक ईस्ट देख रहे हैं हम। उसके बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लुक ईस्ट का एक्ट ईस्ट हुआ। एक्ट ईस्ट होने के बाद भी जब आगे नहीं बढ़ा, तब एक्शन ईस्ट हुआ। और एक्शन ईस्ट में इतना तेजी से काम बढ़ा है। अभी अभी एयरपोर्ट का वहां पर उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। रेलवे मैप में अरुणाचल प्रदेश नहीं था। मोदी जी के पहले टर्म में सारे राज्य नॉर्थ ईस्ट के रेलवे मैप पर आ गए। हाईवेज तो गडकरी जी के माध्यम से ऐसे टकाटक बन रहे हैं कि जाते हैं तो पानी नहीं हिलता है, पेट का पानी नहीं हिलता है। आप अगर डैशबोर्ड पे ग्लास रखेंगे उसका भी पानी नहीं हिलता। इतने सुंदर हाईवेज अभी नॉर्थ ईस्ट में बने। इसलिए पुरानी जो समस्या थी जिसके लिए माई होम इंडिया बना, वो समस्याएं एक अर्थ से थोड़ी कम हो गई, लेकिन हमने काम नहीं कम किया। कोविड में बहुत बड़ा काम माई होम इंडिया के वॉलंटियर्स ने किया। सब लोग जब लॉकडाउन में थे तब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चाइना से आया हुआ वायरस है, इनको चिनकी चिनकी बुलाया जाता था दुष्टों के माध्यम से, तो इनको वायरस करके बोलने का पाप भी इस देश में किया है। और कुछ खुराफाती मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ाकर बताने का काम भी किया था। उस समय हम लोगों ने पूरे देश भर में माई होम इंडिया के कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर के लोगों को जगह जगह पर जाकर, उनसे हमारे पहले से ही संपर्क थे, खाना पीना, दवा, एडमिट करना है हॉस्पिटल में, सारे सहयोग किए। और जब गाड़ियां चालू हो गई तो सबको सुरक्षित उनके मां बाप के पास भेजने का भी काम किया। उस समय के सारे मुख्यमंत्री जो है वो जानते हैं, क्योंकि उन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के फंसे हुए लोगों को इमीडिएटली कुछ एक पैसे की राशि देने की व्यवस्था भी की थी। और ऐसी परिस्थिति में माई होम इंडिया पूर्वोत्तर की सेवा में 17 साल से लगा है। उसमें एक ये अवार्ड फंक्शन भी है। इसकी आवश्यकता क्या है? चुपचाप काम करने वाले, जो अपने प्रोफाइल लेकर इधर उधर नहीं घूमते हैं, पद्मश्री के लिए पॉलिटिशियन के घर के जो है बार बार चक्कर नहीं काटते हैं, ईमानदारी से गुमनामी से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का परिचय होना जरूरी है। मुंबई जैसे भारत की आर्थिक राजधानी में परिचय होना जरूरी है। पूर्वोत्तर के इन महान लोगों को पश्चिम के तट पर परिचित करना आवश्यक है। इसलिए ये वन इंडिया अवार्ड हमने शुरू किया 13 साल पहले। 1 साल सिर्फ मिस हो गया। ये 12वां वन इंडिया अवार्ड है। और 2012 में नाबाम अतुम जी को अवार्ड देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। आप में से कई लोग होंगे, रविंद्र नाट्य मंदिर में हुआ था कार्यक्रम। और ऐसी ही जो आपकी ट्रेडिशनल कैप है, मोदी जी को पहनाई थी। कम्युनिस्टों ने उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। खैर छोड़ दीजिए, अभी वो इररिलेवेंट हो गए धीरे धीरे देश के लिए। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव है और गुमनाम स्वाधीनता सेनानियों को भी मोदी जी ने आगे लाने का काम किया है। वहां पर हम हमेशा कियांग नांगबा की तस्वीर लगाते हैं, रानी मां गाइडिनल्यू की तस्वीर लगाते हैं, भारत माता तो है ही। मालूम होना चाहिए कि इस देश को आजाद करने के लिए हजारों लोगों ने जो बलिदान दिया है, उसमें पूर्वोत्तर कहीं पीछे नहीं है। और वो कियांग नांगबा है। मैं जब मेघालय में प्रचारक गया तब मुझे कियांग नांगबा की जानकारी मिली कि इसने सन 1850 से 1850 से अंग्रेजों के खिलाफ, गरीब घर का लड़का, कोई राजा महाराजा नहीं, गरीब घर का लड़का, समाज को संगठित करके नाक में दम करके रख दिया अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दी,
और भरे भरे बाजार में फांसी की सजा दी, तब केयंग नंगबा कहता है पेमा खांडू जी कि मैं फांसी जाने के बाद अगर मेरी गर्दन पूर्व की तरफ झुकती है तो 100 साल में भारत स्वाधीन होगा, और अगर वो पश्चिम की तरफ झुकती है तो हम कभी भी आजाद नहीं होंगे। और उसे पता था कि उसके फांसी के बाद उसकी गर्दन पूर्व की तरफ झुकेगी, और वैसे ही हुआ। और 30 दिसंबर 1862 में उनको सरे बाजार फांसी दिया गया। 100 साल के अंदर भारत आजाद हुआ है। और ये केयंग नंगबा का बलिदान हमें पता नहीं था, ऐसे कई लोगों के बलिदान हमें पता नहीं थे। हमें बिरसा मुंडा पता नहीं था, बिरसा मुंडा के साथ हमें वो हूल दिवस पता नहीं था झारखंड का, जिसमें सिद्धू मुर्मू, कान्हो मुर्मू और उनके 4 भाई और बहनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष किया। 10,000 जनजातियों को, जिनको आदिवासी बाहर बोला जाता है, 10,000 लोगों को ब्रूटली मारा गया है। मालूम ही नहीं है हम लोगों को। गुजरात में मारा गया, 1000 आदिवासियों को ब्रूटली मारा है अंग्रेजों ने। बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह देश का दुर्भाग्य है। बिरसा मुंडा की पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर पर पहली बार माला अगर किसी ने चढ़ाई तो वो नरेंद्र मोदी जी ने चढ़ाई, और उनके जन्म जयंती को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस कहा। हमने माय होम इंडिया ने जनजातीय गौरव पुरस्कार शुरू किया, और इस साल हम लोगों ने वो कार्यक्रम विज्ञान भवन में किया, जिसमें अर्जुन मुंडा जी उपस्थित थे, और हमारी एक बहन झारखंड में जो मतांतरण के खिलाफ लड़ रही है, शुद्धिकरण कर रही है, ऐसी हमारी एक बहन जो मुंडा है, उसको भी सम्मानित किया। नागालैंड का एक लड़का जो वाराणसी में पढ़ने के लिए संघ के माध्यम से आया, और अभी संस्कृत में वो यजुर्वेद में पीएचडी कर रहा है, नागालैंड का लड़का। जो दिस लैंड बिलोंग्स टू क्राइस्ट एंड नागालैंड फॉर क्राइस्ट वाला नागालैंड भूल जाइए। अब ये नागालैंड के लड़के ने वेदों के ऊपर पीएचडी करना शुरू किया, उसको सम्मानित किया। महाराष्ट्र के पोपटराव घांगुर्डे को, जो कल्याण आश्रम के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया। साथियों, हमने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का भव्य कार्यक्रम दिल्ली में किया, और बताया महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस तरह से सामाजिक समरसता की और संघर्ष की नींव रखी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर गुरु प्रकाश पासवान को दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाषण देने से कम्युनिस्टों ने ऑब्जेक्शन दिया, और भाषण देने नहीं दिया, मैनेजमेंट में कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। तब हमें जब पता चला, हमने तुरंत 5वें दिन डीयू के मुख्य सभागार में 1000 युवाओं के सामने, प्राध्यापकों के सामने, पीएचडी स्टूडेंट्स के सामने गुरु प्रकाश पासवान का कार्यक्रम रखा, जिसकी झलक आपने डॉक्यूमेंट्री में देखी होगी। हम लोग समरसता के लिए काम करते हैं। ये सारा काम करते करते पेमा खांडू जी, हमें खोए हुए बच्चे मिले नॉर्थ ईस्ट के। 60 लड़कियां थी जो नॉर्थ ईस्ट की थी, और उनसे बहुत गलत ढंग से काम करवाया जाता था, पैकेजिंग का, बर्फ के अंदर उंगलियां डाल डालकर फिश के पैकेट बनाने का। इधर अबाड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में उनको वहां से छुड़वा कर, बाल गृह से उनको बाहर निकलवा कर, उन 60 बच्चियों के माता पिताओं को ढूंढकर हमने उनके घर में पहुंचा दिया। हमने यहां पर रेड लाइट एरिया से नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को निकालकर वापस घर में भेजा। हमने यहां पर खोए हुए बच्चों को भेजना चालू किया। आज मैं आपको बताता हूं, गए 10 साल में, 17 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 10 साल में हमने 500 से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के खोए हुए बच्चों को उनके मां बाप के घर सही सलामत पहुंचाया है। बच्चे तो बच्चे होते, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नहीं, हमें पता चला झारखंड के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, सभी जगह के बच्चे अनेक बाल गृह में हैं। हमने सपनों से अपनों तक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और आज तक हमने 3100 खोए हुए बच्चों को उनके मां बाप से मिलाया है। किसी को 3 साल बाद, किसी को 4 साल बाद, और कालिंपोंग के विवेक को तो 15 साल बाद हमने उसके मां से मिलाया। उसने तो आशा ही छोड़ दी थी, कभी मेरी मां मुझे मिलेगी। साथियों, बहुत ऑलरेडी मेरे 5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, और हमारे यहां पर बोलने वाले सभी वक्ता है। मेरा आपसे निवेदन है, इस कार्यक्रम को, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, एक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम, इसे हमने आखिर में जनगण मन होने तक पूरी तरह से हमने इसको सुनना है, देखना है, अनुभव करना है। आज आपके सामने यहाँ पर एक दिव्यांग बहन को हमने ए मेरे वतन के लोगों गाने के लिए बुलाया है। आपको पता है, उस दिव्यांग बहन का नाम जो है
वो गांधारी पापलकर है। पापलकर बाबा है जिन्होंने दिव्यांगों के लिए अमरावती में एक सुंदर आश्रम चालू किया है। और आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि साल के 18 उम्र होने के बाद कोई कानून नहीं है कि इन दिव्यांग बंधुओं को, बहनों को जिम्मेवारी लेकर किसी बाल गृह में या किसी आधार गृह में रखा जाए। ऐसे सारे बच्चों को लेकर उन्होंने वो आश्रम चालू किया है। जहां मैं देखने के लिए गया था, उसमें गांधारी का गाना मैंने सुना। पुणे के गांधर्व संगीत विद्यालय में 7 परीक्षाएं पास करके ये दिव्यांग बहना हमारी सुंदर गाना गाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो गाना गाने वाली है हम सब लोगों के सामने, इसको जब माता पिता को समझ में आया, इसको दिखाई नहीं देता है, तब छोटी सी बच्ची को नदी के पास छोड़कर चले गए थे। उस छोटी बच्ची को उठाकर हमारे पापड़कर जी अपने आश्रम में लेकर गए, उनकी पूरी परवरिश की, उसको गाना सिखाया उसका मीठा आवाज सुनकर। और फिर उनको यहां पर आज मैंने उनको कहा, जब मैंने उसका गाना सुना, मैं गांधारी तुमको लेकर आऊंगा और मुंबई वासियों के सामने तुम्हारा गाना मैं पेश करूंगा। आज वो हमारे यहां पर आई हुई है। तो साथियों, यहां पर बहुत सारे यहां पर हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। माय होम इंडिया, ये हम बहुत अच्छा काम करती है। तालियां बिलियां तो अच्छे बजा लेते, मैं जानता हूं मुंबई के लोग तालियां बजाने में कहीं पीछे नहीं रहते, है ना। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा देरी से तालियां पड़ती है, मेरा अनुभव अच्छा है वहां पर। लेकिन साथियों, तन मन धन से संगठन के साथ खड़ा रहना चाहिए। और ये तन मन धन से खड़ा रहने में हम लोगों को सबसे बड़ा अगर कोई योगदान किसी ने दिया है, जिनकी मैं हमेशा याद करता हूं, स्वर्गवासी एकनाथ ठाकुर जी की, जिन्होंने सारस्वत बैंक जो 5-6 हजार करोड़ की बैंक थी, उसको 50,000 करोड़ की बैंक बनाया। उस महान आत्मा स्वर्गवासी एकनाथ ठाकुर जी, जब मैं उनको मिलने के लिए गया और उनको मैंने कहा कि एकनाथ जी, हम लोग माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करते हैं। उनकी तो मीटिंग चल रही थी, उन्होंने 5 मिनट के लिए समय दिया था। 2 घंटा बैठे, 2 बार चाय पिलाई। जाओ मत देवधर जी, ये सब बैंक के लोग हैं, डायरेक्टर्स, इनको बताइए नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या, नॉर्थ ईस्ट क्या है। और वो जब स्टेट बैंक के ऑफिसर थे पेमा खांडू जी, उनको मिजोरम भेजा। और उस समय वो लाल डेंगा का आंदोलन चल रहा था, मिजो नेशन का। और जहां जहां इंडिया शब्द था, सब कालिक पोत कर उन्होंने बंद कर दिए थे, सब अनुष्ठान बंद कर दिए थे। ये महाराष्ट्र से गया हुआ एकनाथ ठाकुर 1 महीना मिजोरम में आइजोल में रहकर दंगे चल रहे थे। उन्होंने इंडिया शब्द को वापस लगाकर स्टेट बैंक को वापस शुरू करके कुछ दिन रहकर फिर वापस आए उनके जीवन में। और उनको जब पता चला माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कर रही है, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कार्यकर्ता के नाते काम करना चाहूंगा। और मुझे याद है, उन्होंने माय होम इंडिया का अध्यक्ष पद स्वीकारा और कई वर्ष हम लोगों को मार्गदर्शन किया। अच्छा, वो भी बताया कि मैं अध्यक्ष बना तो आपको पैसा दूंगा, ऐसा नहीं, सारस्वत बैंक से फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि इनको प्रेसिडेंट बनाया तो वहां से बैंक से फंड आए। बिल्कुल नहीं। ऐसे मूल्यवान व्यक्ति जो मूल्याधारित जीवन जिए, एकनाथ ठाकुर जी को हम स्मरण करते हैं आज। और सिर्फ उनका स्मरण करके लाभ नहीं होगा, सबका कंट्रीब्यूशन पूर्वोत्तर के लिए होना चाहिए। ये जो कुछ मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, अगर आपको लगता है कि ये माय होम इंडिया सही काम कर रही है, तो उसके लिए यहां बैठे हुए सबका, और ये क्या काम चल रहा है ये बाहर बताकर बाहर के लोगों का भी योगदान होना चाहिए। मराठीमध्ये म्हणतात फूल ना फुलाची पाकळी, देना तो चाहिए पूरा फूल, लेकिन अगर फूल नहीं दे सके तो कम से कम फूल की पंखुड़ी, चाहे 500 रुपए का क्यों न डोनेशन हो, चाहे डोनेशन 1000 का क्यों न हो। जो मैंने आपको बताया, बच्चों को रियूनाइट करते हैं, एक बच्चे को उसके घर में पहुंचाने के लिए हमें लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आता है। 10,000 रुपया डोनेशन देकर अगर खोया हुआ बच्चा अपने माँ बाप को मिलता है, तो उसमें पुण्य कितना आप कमा सकते, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डोनेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसे डोनर्स मालूम है जो हर महीना बिना भूले एक डोनेशन देते हैं माय होम इंडिया के चलने वाले कामों के लिए। भविष्य में किसी नीदो तानिया की हत्या न हो, भविष्य में कभी एक्सोडस ना हो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का, कोई हमारे ही देश का व्यक्ति कोई अपमानित ना हो, इसलिए हमने माय होम इंडिया के साथ समय देना चाहिए,
तन मन देना चाहिए और धन भी देना चाहिए। इसलिए मैं धन का भी आप लोगों को आह्वान करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। यहां पर एक 10-12 लोगों का हम, पेमा खांडू जी, आशीष जी, रमेश जी, आप लोगों, तेची गोविंद जी, आपके हाथों सम्मान करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बड़े लोग हैं। उन्होंने अलग अलग विषयों में समाज की सेवा की है, प्रोफेशंस अलग अलग है, काम उनके अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वो माय होम इंडिया को फंड की मदद करते इसलिए उनको बुलाकर हम सम्मानित कर रहे, वो उनके क्षेत्र में बड़े हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए। ऐसे कुछ लोगों का सम्मान भी यहाँ पर होने वाला है और गांधारी का गीत भी हम सुनने वाले हैं। उसके बाद में हम नाबाम हमारे तेची गोविंद जी को भी सुनेंगे। उनका इंडिया अवार्ड देने के बाद हम मुख्यमंत्री को सुनने के लिए तो बहुत आतुर है, क्योंकि पहले मीडिया ने उनको घेर लिया, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें कही तो अचानक पूरे देश भर में पेमा खांडू नाम एकदम लोगों के सामने आ गया। तो आपसे सुनने के लिए सब मुंबई वासी आतुर है। आशीष जी, आपको भी बहुत अनुभव है, आपका विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा है और फिर वो जो जुड़ाव है उसके माध्यम से सील टूर के बारे में भी आप रेगुलरली संपर्क में रहे हैं। मोदी जी ने आपको मणिपुर में कोई दायित्व भी दिया था, वो भी आपने निभाया है। तो आप भी कुछ कम समय में क्यों न हो, लेकिन हम लोगों को मार्गदर्शन करे। हरीश शेट्टी जी तो साइकेट्रिस्ट है, बहुत सुंदर बोलते हैं। एक बार बोलना चालू करते हैं तो हंसना रुकते नहीं और मेंटल हेल्थ के ऊपर बोलते हैं, जिससे हम सभी परेशान हैं। तो इसलिए हरीश जी को हमने कहा है, भैया सिर्फ आप थोड़ा वोट ऑफ थैंक्स मुख्यमंत्री जी के भाषण से पहले, क्योंकि आखिर में वोट ऑफ थैंक्स वगैरह ये सारा अंग्रेजों के तौर तरीके हैं। हम तो आरएसएस वाले हैं, हम मानते हैं मुख्य वक्ता का भाषण खत्म होने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खड़े रहकर राष्ट्रगान कहेंगे। सही कहा ना? तो इसलिए हरीश जी पहले थोड़ा सा अपना ये करेंगे। अनुराधा जी भी आएंगी, अगर वो बोलना चाहेंगी तो हम 2 मिनट बोलने के लिए बताएंगे, अगर वो गाना चाहेंगी तो हम 2 मिनट गाने के लिए बताएंगे। उनका भी माय होम इंडिया पर प्रेम है, इसलिए रमेश पतंगी जी को कैसे भूल सकते हैं। तेची गोविंद जी को अवार्ड किनके हाथों से दिया जाए, तो वो व्यक्ति भी उस ऊंचाई का होना चाहिए कि जिसके हाथों अवार्ड देने से अवार्ड का महत्व और बढ़ेगा। रमेश पतंगी जी को मैंने फोन किया और आपको मालूम है, इस अवार्ड देने के लिए आने के लिए मैंने उनको परसों फोन किया। मैंने कहा रमेश जी आपको आना है, आप कहां हैं? रमेश जी की आयु 79 है, 79। आप कल्पना कर सकते हैं, एट द एज ऑफ 79 2 days बैक वेयर रमेश पतंगे वॉज। एक भालवली नाम का एक आदिवासी पाड़ा है, वहां वो 3 दिन से रह रहे थे, क्योंकि वहां की जनजातीय बहनें बांबू क्राफ्ट सीख रही है और वो जो प्रकल्प है उस प्रकल्प से गए कई दिन में 150 से ज्यादा ट्राइबल महिलाओं को प्रति महीना 10,000 का इनकम चालू हो गया है। ऐसे प्रकल्प में उन जनजातीय महिलाओं की, ट्राइबल महिलाओं की बातें सुनने के लिए, मराठी हितगुज करने के लिए रमेश पतंगी जी वहां जाकर बैठे हुए थे। अब आप अपने आप को सवाल पूछिए, हमारे सामने 70 साल से बड़े यहां पर भी लोग हैं, हम क्या करते हैं समाज के लिए, लेकिन ये व्यक्ति एट द एज ऑफ 79 कहीं जाकर। तो मैंने कहा रमेश जी आप ही व्यक्ति योग्य है और आप मेरा जो अनुरोध है उसका स्वीकार करें। तब रमेश जी ने कहा कि बाकी किसी को मैं मना कर सकता था, लेकिन तुम मेरे शाखा के स्वयंसेवक हो, बचपन में मैंने बहुत आज्ञाएं दी और तुमने मानी, अब ये तुम्हारी आज्ञा में मैं न मानूं ये संभव नहीं है। और आज रमेश जी आप भी यहां पर है, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मातृभूमि की जय जयकार करेंगे, बोलिए भारत माता की। दम नहीं यार मुंबई के लोगों में। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत जोर से जय श्री राम सुनाई देता है, इससे भी बड़े आवाज में बोले भारत माता की। अब मजा आ गया।